लेकिन आदमी जब इस खेल में फंसता है तो आदमी के लिए ये खेल नुकसानदेह है, भूलिएगा नहीं। इस खेल में हमारा समय खराब हो जाता है। हमें समय चाहिए, किसी और जानवर को समय नहीं चाहिए। किसी और जानवर को इसलिए अतीत की और भविष्य की इतनी फिक्र भी नहीं होती। हमें समय चाहिए। हमें समय क्यों चाहिए? क्योंकि हम क्या हैं, नाम क्या है हमारा? हम परेशान हैं। बाद में बोलिएगा कि हम इंसान हैं, पहले बोलिए हम परेशान हैं, ठीक है। और जो परेशान हो अपनी ज़िंदगी को लेकर के, वो बच्चों का वीडियो गेम खेलने लग जाए तो अपने साथ कोई इंसाफ या उपकार तो नहीं कर रहा है, या कर रहा है। जैसे देखिए, कोई परेशान है और वो बच्चों का वीडियो गेम खेलने लग जाए तो क्या वो अपने साथ उपकार कर रहा है? वो तो यही कर रहा है ना कि उसे परेशानी का हल ढूंढना चाहिए और वो बच्चों का वीडियो गेम खेलने लग गया, है ना। तो परेशान हो बहुत चीज़ों को लेकर, ज़िंदगी के झंझट है, ये है वो है, और लग गए कोई गेम खेलने। वो जो गेम खेल रहे हो तुम, वो थोड़ी देर के लिए नशे की तरह तुम्हें ये भुलवा देगा कि तुम कितने परेशान हो। लेकिन कोई भी नशा हो, दिक्कत ये है कि उतर जाता है, ठीक है। नशा करने में दिक्कत ये नहीं है कि चढ़ जाता है, भाई चढ़ गया तो चढ़ा ही रहता। लेकिन जब तक चढ़ा था तब तक तो मौज ही लग रही थी। तो सब उपद्रव भूल गए, गम गलत हो गया, सारी चीज़ें भुला गई। नशे के साथ दिक्कत क्या है? उतर जाता है। और जब उतर जाता है तो शमशान बड़ा बंजर, बड़ा वीरान छोड़ जाता है। और जब छोड़ जाता है वीरान तो आप कहते हो अब दोबारा नशा चाहिए। ये फिर गंदी लत लग गई। मतलब हम परेशान हैं और परेशानी से बचने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वीडियो गेम खेल रहे हैं, चाहे आप शराब का नशा करके आ जाओ, चाहे आप और कोई लत पाल लो, तो वो कितने देर तक आपके माइंड को भुलाए रहेगी? थोड़ी देर तक हर चीज़ का नशा उतर ही जाता है और परेशानी फिर आ ही जाएगी। तो हमें इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जो परेशानी के चक्कर में नशे के आदी हो जाते हैं, ठीक है, कि परेशानी ना रहे, भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा सा नशा करते हैं। और जब ऐसा लगता है कि अभी परेशानी भूल गई और जब नशा उतरता है तो फिर नशे की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसा करते करते उनकी लत लग जाती है, ठीक है। लेकिन परेशानी तो ज्यों का त्यों है, परेशानी थोड़ी हटती है, वो तो रहेगी, भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए, आपके दिमाग से निकल जाएगी, लेकिन परेशानी हटती नहीं है। तो प्रकृति के खेल में जो फंसेगा वो वैसे ही फंस गया जैसे नशे में फंस जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण ये दिया जा रहा है कि ये जो प्रकृति का खेल है, जो आपके अंदर डर, माया, लालच, मोह, ये जो घबराहट, ये सब होता है ना, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, या मेरी पत्नी अगर मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। ये सब प्रकृति का खेल है आपके अंदर, ये सब प्रकृति करवा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। और इस खेल में जो फंस गया वो उसी तरह से नशे में, जैसे एक शराबी फंस जाता है ना, वो नशा छोड़ नहीं पाता, उसी तरह से एक आम व्यक्ति जब प्रकृति के खेल में फंस जाता है वो पूरी ज़िंदगी इसी में उलझा रहता है, लेकिन उससे निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, उसके बाद फिर चिड़चिड़ापन, तनाव, बेचैनी, पागलपन और खिसियाहट आ जाती है जब नशा उतरता है। तो उसी तरह से किसी विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने भर की बात नहीं है, मुद्दा ज़्यादा व्यापक है। हम कुछ भी कर रहे हों, आमतौर पर 90-95% बार हम प्रकृति उद्योगों को अपनी मर्जी का नाम दे करके उन्हें सत्यापित कर देते हैं। उद्वेगों को, है ना, प्राकृतिक उद्वेगों को, मतलब जो हमारे अंदर उद्वेग उठते हैं, जो ये भावनाएं उठती हैं, उनको हम नाम दे देते हैं कि नहीं ये प्यार है, ये परवाह है, ये मतलब फीलिंग है। ऐसी चीज़ों का नाम दे के हम उन्हें सत्यापित कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं, जायज़ ठहरा देते हैं और उनके पीछे पीछे चिपक जाते हैं, लग लेते हैं। भीतर से कोई भी लहर उठ सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है। आप अभी रात में बहुत ज़बरदस्त तला भुना खाना खा लें और मिर्च वगैरह खाने की आपकी आदत ना हो, ठूस ठूस कर आपको मिर्च खिला दी जाए, उसके बाद बिल्कुल हो सकता है कि एक आदमी जो आपको आमतौर पर ज़रा पसंद नहीं आता था अब नागवार हो जाए। पहले तो वो सिर्फ नापसंद था, अब क्या हो जाएगा, नागवार हो जाएगा। नागवार समझते हो ना, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होगा। पहले तो वो बगल में बैठता था तो बस मुंह ऐसे कर लेते थे कि इसको कौन देखे, कौन इससे बात करे, और अभी अभी बिल्कुल पेट भी जल रहा है, मुंह भी जल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर दिशा में आंत जल रही है। अब वो आकर के बगल में बैठेगा तो भीतर से विचार उठ सकता है कि अब इसको थप्पड़ क्यों ना मार दूँ, और आपको लगेगा कि ये विचार आपका है, ये विचार आपका नहीं है, ये मिर्च का काम है, ये काम मिर्च का है।
मतलब जो उसने मिर्च खिलाई और जो आपके शरीर में हो रहा है उसके कारण आपको लग रहा है कि थप्पड़ मार देंगे, ये आपका विचार नहीं था। तो हमारे साथ जो होता है कि हमारी भावनाएं उठती हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर से हो रहा, हम कर रहे हैं, लेकिन वो सब जो हमारी कामनाएं रहती है ना, और जब वो पूरी नहीं होती या फिर पूरी होके भी अधूरी रह जाती, इसके कारण हमारे अंदर ये सब आता है, चिड़चिड़ापन, परेशानी, टेंशन। ठीक है, तो अब जैसे ही कहा जाता है कि काम मिर्च का है तो बड़ा बेइज्जती सी लगती है, कहे मिर्च नचा रही है हमें। हाँ, ऐसा ही है, केला खा लिया व्यवहार बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, सेब खा लिया कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उल्टे हो जाओगे कि पूरब जा रहे थे तो केला खाया तो पश्चिम चलने लगे। जरा सूक्ष्म तरीके से परिवर्तन आता है, और समय के साथ वो जो सूक्ष्म परिवर्तन है वो जरा से अंतर है, वो जुड़ करके बड़े हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। ऐसे ही थोड़े ही होता है कि कविता लिखने के लिए महीने के कुछ खास दिनों की प्रतीक्षा करते हैं। कई बार कहते हैं कि हम पहाड़ पर चढ़ेंगे तो होगा, कोई कहता है नदी वो पूर्णिमा आएगी तब कविता आएगी, नहीं वो पूर्णिमा आएगी तब कविता आएगी। ये क्या बात है? ये यही बात है, समझो कि मामला बहुत हद तक प्रकृति से प्रभावित हो रहा है। ये हुआ नहीं कि समझ लो अपने 90% दुखों से तो छुट्टी मिल गई, क्योंकि 90% हमारे दुख बिल्कुल बेवजह होते हैं, होते तो 100% है, पर ये जो 90% वाले हैं इनको तो एक झटके में खारिज किया जा सकता है, ये बिल्कुल ही बेकार के हैं। मतलब जो ये प्राकृतिक हमारे साथ हो रहा है ना, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, अगर हमने ये समझ लिया कि ये सब प्रकृति हमसे करवाती है, हमारी प्रकृति है, ये हम नहीं करते हैं, तो सारे जो दुख, जिस चीज़ को हम दुख मान के बैठे होते हैं वो दुख तो हमारे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो जो हम सोच रहे हैं वो वैसा है ही नहीं, वो तो प्रकृति है, वो तो होगा ही, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो दुख आ रहा है, इसे हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, बस ये हमारे हाथ में है। ठीक है, हो जो रहा है उसको हम नहीं बदल सकते। तो ये ऐसा है कि जैसे आप बैठे हैं और आपके बगल में कोई और, उसको आपने आज बढ़िया मूली चना ये सब खिला दिया है, आप ही ने खिला दिया है, होशियारी हमारी, और फिर वो आपके बगल में बैठकर डकार मार दे जोर से, और आप रो पड़े कि इतना बड़ा अपमान हो गया हमारा, इसने हमारे बगल में बैठकर डकार मारी और बिल्कुल हमारे मुंह पर मार दी, और उसके बाद आप दौड़ रहे हैं इधर उधर कि FIR कर दूंगा या इसको गोली मार दूंगा, दुख झेल रहे हैं ना। मतलब कहने का ये है कि किसी को आपने मूली खिला दी, यहाँ उदाहरण समझिएगा कि किसी को आपने मूली खिला दी और उसने अब बगल में बैठा है तो डकार तो आएगी, मूली खाया है तो, ठीक है, और खिलाया आपने ही है, लेकिन आप कहें कि इसने डकार मार के गलत कर दिया। वैसे ही है कि जब हम रिश्ते बनाते हैं तो हम गलत लोगों से रिश्ता बना लेते हैं, फिर जब वो व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम कहते हैं कि इसने गलत कर दिया, अब इसके ऊपर कानूनी केस करेंगे या इससे डिवोर्स लेंगे या इससे कुछ और करेंगे, पर पहले निर्णय तो हमारा ही होता है ना, उस व्यक्ति को हमारे जीवन में लाने का। बिना सोचे समझे, बिना उसके विचार देखे, बिना उस इंसान को समझे हम अपने जीवन में ले आते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी जिस तरीके से मैंने बताया, आप कहेंगे कि हम इतने बुद्धू थोड़ी ही हैं कि डकार मारे तो हम FIR कर दे, पर ज़्यादातर FIR ऐसे ही होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो डकार सदृश ही है, वो किसी प्राकृतिक लहर में बहता हुआ कर गया, जो कर रहा था उसे होश ही नहीं है, आधे नशे में है। प्रकृति पहला नशा है, जीव का पहला नशा प्रकृति है, वो कर गया, अब काहे इतना खफा होते हो, लेकिन वो जो कर गया वही आप भी कर रहे हैं। ना वो समझा कि ये खेल प्रकृति का है, ना आप समझे कि आपके भीतर जो क्रोध उठ रहा है वो भी प्रकृति का ही खेल है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि जो हमारे अंदर क्रोध उठता है, प्रसन्नता होती है, भावना होती है, सब प्राकृतिक है, ये हम नहीं कर रहे होते। तो ऊंचा कुछ करने से वंचित रह जाएंगे अगर आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रह जाएंगे, तो जो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ ऊंचा कर सकते हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे। कितने लोगों की ज़िंदगी, शादी होती है, बच्चे होते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी में उलझी पड़ी रहती है, वो कुछ और नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? तो और बहुत ताकत है प्रकृति की व्यवस्था में, टूटेगी नहीं।
कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसमें फंसे रह गए तो आप बिल्कुल जलालत की ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस वंचित रह जाएंगे। जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर बैठ करके गुड्डे गुड़िये का खेल खेलने लग गया और उसके सामने से एक करके ट्रेन निकलती जाए। मनोरंजन तो उसने कुछ कर लिया सस्ता, लेकिन जहाँ उसे जाना था वहाँ पहुँचने से वंचित रह गया। ठीक है, आ रहा बात समझ में कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाएं और आप किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, लेकिन आप गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने लगो और आपको उसमें मज़ा आने लगे और आप यही भूल जाओ कि आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी थी और एक एक करके सारी ट्रेन निकल गई। तो मज़ा तो ले लिया आपने थोड़ा सा, लेकिन आप उस जगह जाने से तो वंचित रह गए ना जहाँ आपको जाना था। ठीक है, तो कोई बताने नहीं आएगा, बिल्कुल कोई बताने नहीं आएगा कि आप गलत खेल में फंसे हुए हैं। क्यों कोई बताने नहीं आएगा? क्योंकि अधिकांश लोग आपके ही जैसे हैं, वो भी उन्हीं खेलों में फंसे हुए हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं। तो कौन आएगा सावधान करने कि फंसे हुए हो? कोई नहीं आएगा, एकदम कोई नहीं बताएगा कि एक एक पल करके ज़िंदगी बीतती जा रही है और जो नुकसान हो रहा होगा, चूँकि वो एक झटके में नहीं होता तो इसीलिए कभी भी झटका लगेगा ही नहीं। आपको अचानक कोई आकर के बता दे कि आपका 10 लाख का नुकसान हो गया है तो आप उठकर बैठ जाते हो, कहते हैं कि बताओ कहाँ है, क्या है, कैसे हुआ है, बताओ। तो आपके बैंक से 10 लाख रुपए बिना आपकी अनुमति के निकाल दिए गए, आपको तुरंत झटका लग जाता है ना। और यही कुछ ऐसे प्रबंध किए जाते हैं कि किसी तरीके से आपके खाते से 2, 5, 10 रुपये बीच बीच में धीरे धीरे किसी बहाने से निकलते रहें। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी 10 रुपया, कभी 15 रुपया निकल रहा है, कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से। तो आप आपत्ति करने जाएंगे ही नहीं, खास तौर पर तब नहीं जाएंगे आपत्ति करने अगर उसी तरीके से वो रुपये सबके खातों से निकल रहे हो। आप कहेंगे ये तो प्रथा है, ऐसा तो होता ही है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ साल ना बीतते ब्याज के साथ वो सब राशि 10 लाख हो गई है। इस 10 लाख के नुकसान पर आप कोई आपत्ति नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि ये तो जीवन की सामान्य व्यवस्था है, ऐसा तो सबके साथ होता है। इसलिए प्रकृति को जानने वालों ने माया भी कहा है। अब यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है 10 लाख रुपए का, तो बताया गया है कि अगर एक साथ आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल लिए जाएं तो आपको बहुत आपत्ति होगी, आप चौंक जाएंगे। लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए धीरे धीरे करके 10-10, 5-5 रुपए करके पूरी ज़िंदगी निकाले जाएं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा ये तो हो ही रहा है, सबके साथ हो रहा है। जैसे हम कह देते हैं ना कि पत्नी, बच्चे, परिवार, भाई, ये सब तो संसार में चल ही रहा है, इनको निभाना हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्तव्य है, सभी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। पर हम ये नहीं देख पा रहे कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रकृति को ही माया कहा गया है। वो झटका नहीं मारती, वो धीरे धीरे लगातार आपके जन्म के पहले क्षण से लेकर के मौत के क्षण तक आपको वंचित रखती जाती है, बस वंचित रखती जाती है और कुछ नहीं। आप जिएंगे, पूरा जिएंगे, बस कुछ रहेगा जीवन में जो हो सकता था, होने नहीं पाया, क्योंकि निचले तल के खेलों में फंसकर रह गए। एक संभावना थी जो अपूर्ण चली गई। बात समझ में आ रही है? मतलब ज़िंदगी तो आप जिएंगे, जैसे आपकी एज जितनी हो गई है अभी तक आपने जिया है, ऐसा नहीं कि जिया नहीं है, लेकिन एक खटक रह गया ना मन में कि कुछ और हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। तो इसीलिए अध्यात्म प्रतिपल का ध्यान है। एक झटके में 10 लाख नहीं लिए जा रहे हैं आपसे, कब लिए जा रहे हैं? लगातार, धीरे धीरे, लगातार। अगर सतर्क नहीं हो तो रोक नहीं पाओगे। वो जो नुकसान हो रहा है पता ही नहीं चलेगा, खुश रहोगे, कहोगे मस्त चल रही है ज़िंदगी। इसलिए साहब आ गए हैं, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि चोर आया है और गठरी चुरा करके या लूट कर डकैती करके भाग गया है। वो कह रहे हैं वो जो चोर है ना, वो गठरी में लगा हुआ है, वो गठरी में ही जैसे घुसकर बैठ गया है और धीरे धीरे प्यार से गठरी साफ होती जा रही है। हाँ, उस गठरी में हमेशा इतना रहेगा कि आपका काम चलता रहे, तो आपको कभी अचानक चेतावनी नहीं महसूस होगी, अचानक आपको कभी झटका नहीं लगेगा, कोई अचानक असुविधा नहीं लगने वाली। एक दिन पहले गठरी का जो वजन था, एक दिन बाद गठरी का जो वजन है, आप लेंगे तो उसमें मामूली सा अंतर रहेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि चोर लगा हुआ है गठरी में। वो चोर गठरी में ऐसे ही लगा होता है, वो रोज़ लूटता है, हर घंटे लूटता है। जितनी बार आप शारीरिक तरंगों को, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का नाम देते हैं, उतनी बार वो लूटता है। मतलब यहाँ ये समझने की है कि जैसे हमारी ज़िंदगी इतनी बीत गई,
हमारे रिश्ते में रोज़ खटपट होती थी, शुरू दिन से ही हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन हम उन्हें सोचते गए कि ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब अचानक से एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल लगता है कि अब तो बहुत नुकसान हो गया है ना, एक झटका लगता है। पर अगर हम पहले से ही सतर्क रहते, तो जब से शुरू हुआ था तभी से अगर हम समझ जाते तो शायद इतना बड़ा झटका हमें नहीं झेलना पड़ता। समझ रहे हैं? तो आपने जो मुझे पूरा किस्सा बताया उसका समाधान ये है कि वो किस्सा ही बदल दीजिए। वो किस्सा वो था ही नहीं जो आपने बताया। आपने कहा कि आपको आकर्षण हो गया, किस्सा बदलिए। आपको आकर्षण नहीं हुआ, आँखों को हो गया, मस्तिष्क को हो गया। स्त्री है आप, तो जो शरीर का स्त्रीण ग्रंथियां हैं उनको पुरुष के प्रति आकर्षण हो गया। ये ऐसा ही है। मतलब जो ये स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है वो बताया गया है कि यहाँ जो आप बोल रहे हो कि मुझे हो गया, तो नहीं, ये प्राकृतिक है। आपकी आँखों ने देखा और उनको आकर्षण हुआ। आप जो मैं बने बैठे हो, जो ये अहंकार है वो तो अलग ही है, पर वो क्यों इसमें घुस रहा है? और जब वो प्रकृति के खेल में घुस रहा है तो फिर तकलीफ भी वही पा रहा है। ऐसे ही होता है। आँख से हो गया, नाक से हो गया, किस्सा ही बदलिए। वो सब हुआ ही नहीं जो आपको लग रहा है कि हुआ। आप कहेंगे कि प्रेम हो गया। अरे प्रेम हुआ कहाँ था? आपने तो अपनी स्थिति का खुद ही निदान कर लिया है। आपने तो अपना चिकित्सक बनकर खुद ही अपने आप को बता दिया है कि मेरी बीमारी का अमुक नाम है। आपको जो बीमारी लग रही है कि हुई, वो हुई नहीं थी, वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम और प्रकृति का साथ साथ नहीं चलते भाई। प्रकृतिगत आकर्षण या विकर्षण का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है ना। जिस चीज़ को हम प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो प्राकृतिक आकर्षण होता है, वो शारीरिक आकर्षण होता है और हम उसे नाम दे देते हैं प्रेम का। ठीक है? तो आपको लगेगा कि मुझे धोखा हो गया है या अपमान हो गया है या कुछ और हो गया है। ये बातें हमारे भीतर जन्म से पहले से भरी हुई हैं और इन सब बातों को, इन सब भावनाओं का कुल औचित्य एक है, शरीर बना रहे। और शरीर की जो धातु है, कोशिकाओं में जो केंद्रित तत्व है, उसे डीएनए बोलना है। तो डीएनए बोल लो या गुणात्मक सामग्री बोलनी है तो बोल लो। वो बढ़ती रहे और आगे ज़्यादा प्रसारित होती रहे, फैलती रहे, यही है। मतलब एक स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है ना, वो सिर्फ इसलिए होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बढ़ते रहें और प्रकृति में जो इंसान है वो बढ़ते रहें। सिर्फ इसीलिए स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है। लेकिन हम उसे प्यार, मोह ये सब डाल के और फिर धोखा ये सब में फंस जाते हैं। ठीक है? तो प्रकृति का यही खेल आनंद की बात हो सकता है अगर आप उसमें उलझे नहीं, उसको समझे। हमने बार बार कहा है कि प्रकृति है नहीं है, उसकी निंदा वगैरह नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि छी छी गंदी बात है, शरीर गंदी चीज़ है, ये सब नहीं करना है। बस उलझना नहीं है। ठीक है? और उलझना क्यों नहीं है? कोई नैतिक कारण नहीं है। मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ कि शरीर मलमूत्र का घर है, इसमें उलझो मत इत्यादि इत्यादि। मैं कह रहा हूँ उलझना इसलिए नहीं है क्योंकि उलझ गए तो क्या नष्ट करेंगे? समय। इसलिए नहीं उलझना है, बाकी कोई गंदगी नहीं है। प्रकृति में प्रकृति कुल है क्या? रसायन ही तो है। तो मतलब जो प्राकृतिक है और जो हो रहा है उसे होने दीजिए, उसमें उलझिए मत कि मुझे धोखा मिल गया, बेवफाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब हम करते हैं ना, ऐसा नहीं सोचना है। बस प्रकृति है, खेल है, चल रहा है, जब तक चल रहा ठीक है, नहीं चल रहा तो हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो इनको सिर्फ एक रसायन समझना है। ठीक है? तो ये कहाँ की बुद्धि है कि कह दो कि कोई रसायन अच्छा होता है, कोई रसायन गंदा होता है। कोई आए और बोले नहीं, जितने एसिड्स होते हैं वो गंदे होते हैं, छी छी। सल्फ्यूरिक एसिड और एल्कलाइन मामला सब बढ़िया होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमो नमः। तो ये मूर्खता की बात है ना। जब सब रसायन ही है, रसायन है, तो उस पर क्या किसी का पक्ष ले, क्या किसी को नीचे करे। बस बात ये है कि ये जो पूरी रासायनिक खेलबाजी है उसमें हम नहीं उलझ सकते। हमें कुछ और करना है। जो काम हमें करना है वो काम हम पूरा कर लें और पूरा करते चले। तो फिर ये प्रकृति का खेल अच्छा है कि देख रहे हैं सामने देवी नाच रही है, ठीक है नाचो, हम देख रहे हैं, दृष्टा भर है हम फिर ठीक है। तो जैसे बचपन में होता था ना कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर टीवी देखना होता है, तो पढ़ाई पूरी कर ली और फिर टीवी देखने गए तो ठीक है, और पढ़ाई छोड़कर टीवी देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पाप वाप है ना, कि पाप वाप लग जाएगा, बस वंचित रह जाओगे। ठीक है?
तो ये जो हमारा अध्याय है यहाँ पे ये समाप्त होता है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप यूट्यूब फेसबुक पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।